brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में सीएजी की एक और रिपोर्ट पेश की गई। जी हां, बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट एयर पॉल्यूशन पर आधारित थी, जिस पॉल्यूशन के मुद्दे पर बीजेपी पूरे 10 साल तक अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरती रही और अब सरकार बदलने के बाद विधानसभा में प्रदूषण पर पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर उन 22 पॉइंट का जिक्र किया गया है जिसे पूरी तरह से लागू करने में अरविंद केजरीवाल की सरकार विफल रही। ऐसा सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है। क्या है वो 22 पॉइंट, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते थे, जो उनके द्वारा उत्पन्न आंकड़ों में संभावित अशुद्धियों को दर्शाता है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक मान अविश्वसनीय हो जाते हैं। उचित वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए डीपीसीसी के पास दिन में कम से कम 16 घंटे हवा में प्रदूषकों की सांद्रता का आवश्यक डेटा उपलब्ध नहीं था। डीपीसीसी दिल्ली की परिवेशी हवा में शीशे के स्तर को भी नहीं माप रहा था। जीएनसीटीडी के पास प्रदूषक स्रोतों के बारे में कोई वास्तविक समय की जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया था। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों के प्रकार और संख्या और उनके उत्सर्जन भार के आंकलन के बारे में जानकारी के अभाव में जीएनसीटीडी विभिन्न प्रकार के वाहनों से उत्सर्जन की पहचान करने की स्थिति में नहीं था, जो स्रोतवार रणनीति तैयार करने के लिए प्रदूषकों की महत्वपूर्ण सांद्रता पैदा कर रहे थे। जीएनसीटीडी ने ना तो ईंधन स्टेशनों पर बेंजीन की निगरानी की, ना ही बेंजीन उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन स्टेशनों पर वाष्प रिकवरी सिस्टम की स्थापना की। हालांकि 24 निगरानी स्टेशनों में से 10 पर बेंजीन का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक रहा। सार्वजनिक परिवहन को अपनाने से प्रति यात्री किलोमीटर यात्रा पर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आती है। हालांकि ये देखा गया है कि सार्वजनिक बसों की कमी थी। केवल 6,750 बसें उपलब्ध थी, जबकि 9,000 बसों की आवश्यकता थी। सार्वजनिक बस प्रणाली को बड़ी संख्या में डीटीसी बसों के ऑफ रोड रहने, बस मार्गों की कम कवरेज और बस मार्गों को युक्ति संगत नहीं बनाने से भी नुकसान हुआ। 2011 से दिल्ली की आबादी में अनुमानित 17% की वृद्धि हुई। पंजीकृत ग्रामीण सेवा वाहनों की संख्या जो अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, मई 2011 से 6,153 पर ही बनी हुई है। यहाँ तक कि ये ग्रामीण सेवा वाहन 10 साल पुराने थे, जिनकी ईंधन क्षमता खराब हो सकती है और प्रदूषण पैदा करने की अधिक क्षमता हो सकती है। सार्वजनिक परिवहन बसों की कमी के बावजूद जीएनसीटीडी ने पिछले 7 सालों के बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मोनोरोल, लाइट रेल ट्रांजिट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। स्वच्छ परिवहन रोकथाम और प्रवर्तन रणनीतियां राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के तहत सार्वजनिक परिवहन बसों को 2 बार उत्सर्जन परीक्षण के अधीन नहीं किया जा रहा था। इसी तरह 6,153 ग्रामीण सेवा वाहनों में से केवल 3,476 वाहनों ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान कम से कम 1 बार परीक्षण करवाया, जबकि 4 बार परीक्षण किया जाना आवश्यक था। वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि PUCC जारी करने में अनियमितताएं हुई। 10 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2020 की अवधि के दौरान प्रदूषण जांच केंद्रों पर जांचे गए 22.14 लाख डीजल वाहनों के संबंध में 24% वाहनों के परीक्षण मूल्य दर्ज नहीं किए गए। 4,007 मामलों में परीक्षण मूल्य अनुमेय सीमा से अधिक थे। इन डीजल वाहनों को पास घोषित किया गया और PUCC जारी किए गए। 10 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2000 तक के PUC डेटाबेस के मुताबिक 65.36 लाख पेट्रोल, CNG और LPG वाहनों को PUCC जारी किए गए।
हालांकि 1.8 लाख वाहनों को पास घोषित किया और अनुमेय सीमा से अधिक COHC उत्सर्जित करने के बावजूद PUCC जारी किए गए। एक ही जांच केंद्र में 76,865 मामले ऐसे पाए गए जिनमें वाहन की जांच और PUCC प्रमाण पत्र जारी करने में केवल 1 मिनट का समय व्यतीत हुआ, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता। गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सरकार या तीसरे पक्ष के ऑडिट द्वारा प्रदूषण जांच केंद्रों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। यहाँ तक कि जिन PCC ने वाहनों को PUCC जारी किए उनमें बाद में धुआं निकलता पाया गया। उनका भी उपकरणों के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण नहीं किया गया। इसके अलावा सरकार के पास प्रदूषण जांच उपकरणों के नियमित अंशांकन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र भी नहीं था। रिमोट सेंसिंग डिवाइस के माध्यम से वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए आधुनिक तकनीक को भी नहीं अपनाया गया, जबकि यह 2009 से विचाराधीन थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इस पर जोर दिया था। दिल्ली में प्रतिवर्ष 4.1 लाख वाहनों की कुल क्षमता में से स्वचालित फिटनेस परीक्षण केंद्रों की हिस्सेदारी लगभग 12% है। इसके विपरीत 2020-21 के दौरान 95% फिटनेस परीक्षण मैनुअल परीक्षण केंद्रों पर किए गए, जहां वाहनों का केवल दृश्य निरीक्षण किया जा रहा था और फिटनेस प्रमाणन निरीक्षण अधिकारी के विवेक पर था। 2014-15 से 2018-19 के दौरान परीक्षण के लिए आने वाले वाहनों के प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई। साल 2018-19 में 64% वाहन फिटनेस परीक्षण के लिए नहीं आए। स्वचालित वाहन निरीक्षण इकाई का बहुत कम उपयोग किया गया, जिसमें 2020-21 के दौरान प्रतिदिन 167 वाहनों की क्षमता के मुकाबले औसतन केवल 24 वाहनों का परीक्षण किया गया। इसके अलावा 60% फिटनेस प्रमाण पत्र वाहनों को उत्सर्जन परीक्षण के माध्यम से डाले बिना जारी किए गए थे। बुराड़ी में 90% से अधिक फिटनेस परीक्षण किए गए, जो पूरी तरह से दृश्य निरीक्षण के आधार पर किए गए थे। कोई भी प्रमुख परीक्षण नहीं किया गया, जिससे परीक्षण अप्रासंगिक हो गया। परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2017 के बाद बेचे गए 382 नए BS3 अनुरूप वाहनों को पंजीकृत किया और 2 जनवरी 2020 और 20 अप्रैल 2020 के बीच बेचे गए 1672 BS4 अनुरूप वाहनों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अप्रैल 2020 में पंजीकृत किया गया। 2018-19 से 2020-21 के दौरान 47.51 लाख एंड लाइफ वाहनों में से केवल 2.98 लाख का पंजीकरण रद्द किया गया। जब्त किए गए 347 एंड लाइफ वाहनों में से किसी को भी मार्च 2021 तक स्क्रैप नहीं किया गया। जब्त किए वाहनों को रखने के लिए इंपाउंडिंग पिट की क्षमता भी केवल 4000 वाहनों की थी, जबकि जब्ती और स्क्रैपिंग के कारण 41 लाख से अधिक वाहन थे। परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा के पास मोटर वाहन नियमों और अन्य आदेशों के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ना तो पर्याप्त कर्मचारी थे और ना ही PUC उपकरणों से लैस वाहन थे। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के बावजूद दिल्ली में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई। इसके अलावा चार्जिंग सुविधाओं की उपलब्धता भी सीमित थी और समान रूप से वितरित नहीं थी। दिल्ली में गैर मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ठोस प्रयासों की कमी थी। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिनमें ऑड इवन की योजना और दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना शामिल था, जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना था जब प्रदूषण का उच्च स्तर लंबे समय तक बना रहता है। हालांकि सरकार द्वारा इसे अधिकांश अवसरों पर लागू नहीं किया गया जब प्रदूषण का स्तर अधिक था। सरकार दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर ISBT विकसित करके वायु प्रदूषण को कम करने में विफल रही, ताकि अंतर्राज्यीय डीजल चलित बसों को दिल्ली की परिधि में रखा जा सके। दिल्ली को अन्य राज्यों के लिए ट्रांसशिपमेंट जोन बनने से रोका जा सके।
सरकार ने दिल्ली प्रबंधन और पार्किंग स्थल नियम 2019 को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका उद्देश्य वाहनों के ठहराव और बेतरतीब ढंग से पार्क किए गए वाहनों के कारण यातायात की भीड़ से बचना था। इसके नियमों के तहत परिकल्पित पार्किंग स्थान की उपलब्धता के साथ वाहनों को परमिट देने या नवीनीकरण को भी नहीं जोड़ा। सड़कों से रुकी हुई सार्वजनिक परिवहन बसों को हटाने में अनुचित देरी हुई, जिससे यातायात की भीड़ और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में इन 22 खामियों का जिक्र किया गया, जिसके चलते दिल्ली में पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।